मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने बेटे आज हम जो करने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कैपिटल बजटिंग। चैप्टर नंबर 11 आज कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो लास्ट लेक्चर में भी मैं कंप्लीट कर सकता था, बट मुझे लगा कि जो एक एक डिफरेंट कंसेप्ट, इट हैज़ टू बी गिवन अ सेपरेट इम्पोर्टेंस, तो आपके माइंड में वो ज़्यादा बातें रहेंगी। अगर मैं लास्ट लेक्चर में ये वाली बात आज बता देता तो शायद आप स्लिप भी कर सकते थे। दैट्स वाई I planned that I should give a separate lecture for this concept। तो आज का ये जो लेक्चर है, एक तो बोनस लेक्चर है आपके लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन किट में, बीबीबी में, कैप्लॉन में, मॉक टेस्ट में। इट हैज़ बीन गिवन सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स और बड़ा इजी कंसेप्ट है। परपीचुटी की बातें आज हम करेंगे। तो ऊपर लिखिए जी, ग्रेट मॉर्निंग, ACCA नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब बच्चे लिखेंगे। देखिए जी, आज लास्ट लेक्चर है कैपिटल बजटिंग का। कहने को ये 11वां लेक्चर है, बट मैंने 15-16 लेक्चर्स ले लिए हैं। आप बताइए, ए सीरीज भी तो ली मैंने, इंट्रो भी लिया, तो टोटल मुझे लगता है 16-17 लेक्चर्स आई हैव डिवोटेड ऑन कैपिटल बजटिंग। बट अभी कैपिटल बजटिंग का डिटेल वर्जन विल बी डिस्कसिंग इन F9। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो चलिए सर, ACCA नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैपिटल बजटिंग लेक्चर नंबर 11 की बातें हम करेंगे। और हम बिल्कुल आज भी कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से बैठेंगे। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने क्या क्या बताना है आपको। एक तो इन द लास्ट लेक्चर 8, लेक्चर 9 I have already discussed what I mean by IRR and what are the advantages and disadvantages of IRR, but still आज कैप्लॉन से, BBB से आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस IRR की बतानी है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये लेक्चर रखा आज, इसका नाम है परपीचुटीज। वैसे परपीचुटी का डिक्शनरी मीनिंग है अप टू इनफाइनाइट, जो कभी मरता ही नहीं है। जैसे कॉर्पोरेट एंटिटी हैज अ परपीचुअल लाइफ बिकॉज इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो इट मीन्स सिमिलरली जिसकी कोई डेथ ही नहीं होती, जिसकी लाइफ इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइट सीरीज तक है, उसको बोलते हैं बेटे परपीचुटी। एंड आफ्टर दैट, उस बात को समझाने के लिए मैं ये नीचे वाले 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस आपके लिए करूंगा अप टू 20th। बेटे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मैंने आपके लिए कैलकुलेटर अपने सामने रखा है, हार्ड कॉपी मेरे सामने है, और मेरे इरादे बिल्कुल बुलंद है। मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स भी आपके लिए प्रिपेयर किए। अब इससे ज़्यादा तो भाई साहब मैं आपके घर आ जाऊँ, वही पेपर आपकी जगह दे के आ जाता हूँ। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। देखिए, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। थोड़ा सा कंफर्ट लेवल, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन का टाइम कम कीजिए, और आप फोकस होकर करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगी वो चीज़। फर्स्ट अटेम्प्ट में ACCA F2 नॉलेज लेवल आपका क्लियर हो सकता है। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं सबसे पहली बात जो आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, पहले मैं कैप्लॉन में आ रहा हूँ जी। कैप्लॉन में आऊँगा और कैप्लॉन के थ्रू आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए जो आज हम कवर करने वाले हैं, ये देखिए जी। सबसे पहली बात जो आपको लिखा हुआ है परपीचुटी, बट बिफोर परपीचुटी आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विच दे हैव गिवन। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IRR। ये IRR के एडवांटेजेस और IRR के डिसएडवांटेजेस दी हुई है। यूजिंग IRR एज एन अप्रेजल टेक्निक has many advantages। उसके बाद लिखा हुआ है however there are number of difficulties with IRR। इसका मतलब there are some negatives also with IRR। वैसे मैंने लेक्चर 9 में ये बातें डिस्कस की थी कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ IRR एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ IRR, बट स्टिल हम कैप्लॉन से देख रहे हैं। IRR कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द करंट वैल्यू अर्न्ड फॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर मोर एक्यूरेटली। इट मीन्स ये पॉजिटिव है। पे बैक पीरियड जो नॉन डिस्काउंटेड है, नॉर्मल पे बैक पीरियड है, उसमें भी डू नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट IRR में भी कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। IRR is a percentage and therefore easily understood. Although managers do not completely understand the detail of the IRR, the concept of return is familiar and IRR can be simply compared with the required rate of return of the organization। ये बात बड़ी प्यारी सी बोली है जो मैंने लेक्चर नंबर 8 में और लेक्चर नंबर 9 में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि IRR आपको ये बताता है कि आपकी औकात कितनी है, आप हाउ मच। जैसे ACCA के आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नॉलेज लेवल में F2 में हाउ मेनी मैक्सिमम मार्क्स आपको जो लगता आ सकते हैं।
आए या ना आए वो बात अलग है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, पासिंग परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, आप मैक्सिमम कितने अर्न कर सकते हो, कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, उसका नाम है IRR। अब जनरली क्या है, मैंने लेक्चर 8 और 9 डिवोट किया क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट दूसरी तरह के हैं। तो कई बार उन्होंने कहा जी मैनेजर को समझ नहीं आता, बट IRR इज अ बेटर वर्जन, क्योंकि वो आप परसेंटेज में और उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कंपेयर कर सकते हैं। IRR यूजेस कैश फ्लोज नॉट प्रॉफिट्स। IRR जो है कैश फ्लोज को यूज करता है सर, प्रॉफिट्स को यूज नहीं कर रहा। दीज आर लेस सब्जेक्टिव एज डिस्कस्ड। IRR कंसिडर्स द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट रादर देन इग्नोरिंग लेटर फ्लोज। मतलब जैसे पे बैक पीरियड में था कि इट कंसिडर ओनली अप टू दैट मच एंड इग्नोर्स बैलेंस, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट कंसिडर द होल कैश फ्लोज रिलेटेड विद दैट प्रोजेक्ट। अ फर्म सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स वेयर दिस इट मींस, ये बातें हमने ऑलरेडी की हैं, वो तो मैंने फॉर्मली आपको थोड़ा सा बताना था। मैं आज के इस लेक्चर में ये बताना चाहता हूँ कि हमने वैसे एक आज जो बताना है बेटे उसका नाम है परपीचुटी। परपीचुटी का वैसे डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब है जो चीज़ आपको अनंत काल तक मिलती रहे या जिसकी लाइफ अनंत काल तक हो। जैसे मैं कहता हूँ दीज कैश फ्लोज आर परपीचुअल, हैव परपीचुअल लाइफ, इट मीन्स ये कैश फ्लोज अनंत काल तक मिलती रहेंगी, इसको बोलते हैं परपीचुटी। और परपीचुटी इज एन इनफ्लो दैट ऑकर्स फॉर एवर, इनफाइनाइट सीरीज तक चलती है, उसको बोलते हैं बेटे परपीचुटी। इट इज ऑफन डिस्क्राइब बाय एग्जामिनर एज अ कैश फ्लो कंटिन्यूइंग फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। हमें नहीं पता कब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमें इनफ्लोज मिलती रहेंगी, एंड दैट इज नेम्ड एज परपीचुअल। ठीक है जी। तो मैं अगर इसकी टाइमलाइन प्रिपेयर करूं तो आज आप आउटफ्लो करते हैं, बट इसका आपको इनफ्लोज फ्यूचर पीरियड में अनंत काल तक इनफाइनाइट सीरीज तक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब पीरियड बहुत ज़्यादा है, या तो इन्फिनिटी सीरीज तक कैलकुलेट करो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वी विल बी कैलकुलेटिंग NPV। अच्छा, आज के बाद कभी भी परपीचुइटी हो तो आप उसकी NPV विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू और इज इक्वल टू वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी। जो भी परपीचुइटी है, जैसे आपको कहा जाएगा कि ये परपीचुइटी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैश फ्लोज अपॉन आर, दैट इज डिस्काउंटिंग रेट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो भी है, तो आप फॉर्मूला एक लिख लें। देखिए कि आप कमर सीधी करके आज बैठे, आज देखिए लास्ट लेक्चर है कैपिटल बजटिंग का, है ना। तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन आर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन आर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन आर। कैश फ्लो अपॉन आर। ठीक है सर। और IRR निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, IRR इज इक्वल टू इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जैसे हम ROI निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैश इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो इनटू 100। बेटे दो बातें समझ लें, सारे काम हो जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं दो छोटे छोटे फॉर्मूलेस की मदद से करा दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना स्टार्ट करें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $50,000, मतलब आपको अभी $50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड $5,670 पर एनम एज परपीचुइटी। मतलब आप अगर $50,000 की इन्वेस्टमेंट कर दें, अभी कर दें, तो आपको $5,670 की आपको फ्यूचर में परपीचुअल तक ये मिलेगा। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। तो आप देख रहे हैं वहां टाइम नहीं लिखा, 5 साल, 3 साल, 9 साल, 10 साल, होगा था अनंत काल तक। अच्छा, NPV कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। आउटफ्लोस तो पता ही है आपको, आज आपको $50,000 लगाने पड़ेंगे, बट इनफ्लोस तो अनंत काल तक मिलेंगी। तो पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी अभी हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ परपीचुइटी विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन आर। अभी अभी देखा है। तो आइए जी, मैं चाहता हूं कि एक बार पहले इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट शोइंग NPV, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द NPV। तो फर्स्ट बेटा मैं तो वही फॉर्मेट लगाऊंगा जो फॉर्मेट आपको दिए, सो दैट आपको समझ आए ना कि हम कर क्या रहे हैं। फर्स्ट कॉलम है ईयर का, सेकंड कॉलम है कैश फ्लो का, थर्ड कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, फोर्थ कॉलम है प्रेजेंट वैल्यूज का। मैं रिपीट करता हूँ, 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम है ईयर का, दूसरा कॉलम है
कैश फ्लो का थर्ड कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी फैक्टर का फोर्थ कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज का। 0 पीरियड $50,000 वन 50,000, ये आपके सामने $50,000 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, तो सिंपल है। अच्छा 1 to इनफाइनाइट जान के मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए कि बार बार आपको मैं जब बोलूंगा तो आपको लॉजिकली समझ आएगा। परपीचुअल है, $5,670 आपको फ्यूचर तक मिलने वाले हैं, आपको मिलते ही रहेंगे। तो इसका 9% पे आई थिंक हमें पता ही है, अभी अभी हमने देखा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन आर। तो मैंने वही यूज किया, कैश फ्लो इज 5,600। बेटे कैप्लन छोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा, लेकिन लॉजिक तो समझ आना चाहिए। आप खाली आंसर मिला देते हो, इसलिए आपके मॉक टेस्ट से एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस नहीं होते, बिकॉज आप सिस्टमैटिकली कर नहीं देना उसको। तो मैंने सिस्टमैटिकली किया, कैश फ्लो अपॉन 0.09 दैट कम्स टू 63,000। और यहाँ पे लिखा मैंने टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 63,000। तो नीचे देखिए जी एनपीवी आ गया 13,000। मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, परपीचुटी का कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। आईआरआर निकालना हो तो आईआरआर वैसे इसमें निकालना नहीं था, मैंने गलती से ना पहले आईआरआर निकाल दिया, क्योंकि मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ, देखता तो हूँ नहीं कैप्लन से, पहले कर लेता हूँ फिर देखता हूँ कि आंसर मिल रहा है ना। तो बेटे आईआरआर निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है कैश इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो इंटू 100। इनफ्लो है 5,670 की, आउटफ्लो है 50,000 की, 5,670 अपॉन 50,000 इंटू 100, ये आ गया जी 11.34। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ूंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। बड़ा ही इजी था क्वेश्चन है जी, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 1 लाख इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक। वो कहता है जी आज हमने HDFC में या बैंक ऑफ अमेरिका में $1,00,000 डिपॉजिट कर दिए। इट मीन्स दिस इज माई आउटफ्लो। और बैंक ऑफ अमेरिका कहता है वी विल बी गिविंग यू 8% ईच ईयर। ठीक है जी। कैलकुलेट द मैक्सिमम सम दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर इन परपीचुटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो कहता है जी आप ये बताओ $1,00,000 आज हम जमा कर दें तो हम कितने पैसे हर साल अनंत काल तक ले सकते हैं। When I say अनंत काल, when I say infinite, when I say perpetuity, it means it has an infinite period। ये बात तो सबको लॉजिकली समझ आ रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपने डिपॉजिट की है उसका प्रेजेंट वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं, कैश फ्लो अपॉन आर, ऐसे ही तो करते हैं। अब आप ये जो वैल्यू आ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, यही तो मैक्सिमम कर सकते हैं। तो बेटे आओ पहले हम सभी स्लाइड में आ जाएं और उन बातों को पहले लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे जल्दी से आप सभी टाइमलाइन प्रिपेयर करें। मैंने कहा जी $1,00,000 आपकी जेब से जा रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज तक 8% मिल रहा है। तो $1,00,000 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 0.08। x इज इक्वल टू, अच्छा $1,00,000 समझ आ गया आपको भाई। मैंने कहा मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, मैक्सिमम कितने मिलेंगे, मैक्सिमम तो 1,00,000 मिलेंगे। तो 1,00,000 को इक्वेट कर दिया मैंने, आई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, इतना मैक्सिमम होता है IRR। तो मैंने इसको इक्वेट किया और एक्स की वैल्यू निकाल दी 8,000 मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन। ईजी था। मैंने कहा ना वो फॉर्मूला जो बताया ना आपको बिगिनिंग में, कैश फ्लो अपॉन आर, उसी से सारा काम हो जाना, कुछ मुश्किल आएगी नहीं वैसे आपको। मैं आ गया जी टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 16 में, और आपके लिए दोबारा से देखिए मैं स्लाइड चेंज करता हूँ फिर आता हूँ। बेटे बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अर्न अ परपीचुटी, वो कहता है जी $2,000 की परपीचुटी कमाने के लिए हाउ मच वुड नीड टू बी इन्वेस्टेड टुडे। मतलब अब हमने देखा था मैक्सिमम अमाउंट गिवन था, तो हमने कहा था कि कितने परपीचुटी ले सकते हैं। अब आपको परपीचुटी गिवन है तो ये कितना होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, वो यूज करेंगे। मैंने कहा जी x की वैल्यू है कैश फ्लो अपॉन आर, और x यहाँ पे क्या है आउटफ्लो, ये क्या इनफ्लो, ये क्या डिस्काउंटिंग रेट भाव। आपको आराम से करना है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, मैंने इसकी बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर किया है। बेटे कैप्लन से लास्ट में मत देखना, अभी मत देखो, पहले सॉल्व करो, क्योंकि वहां पे तो बड़ा टू द पॉइंट बातें लिखी है। डिटेल्ड वर्जन मैं बता रहा हूँ भूपेश आनंद। आइए सर, आइए दोस्त, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 16।
$2,000 आपको मिलने वाले हैं, हर साल मिलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज तक मिलेंगे। वैसे तो ये होना चाहिए इनफाइनाइट सीरीज तक मिलेंगे। तो कहता है जी कितने पैसे आज जमा कर दे, तो मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन का फॉर्मूला यही बना, वेयर आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो। आउटफ्लो हमें पता नहीं है तो लेट इट बी एक्स। अब कैप्लो ने थोड़ा समझाया सब कुछ, सारी बातें तो मैं बता रहा हूँ। आप आंसर देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2000 अपॉन .010। इट मीन्स आप अगर $20,000 आज जमा कर दें तो $2,000 आपको अनंत काल तक 10% के ब्याज में मिलेंगे। आप पहले इसको नोट कर लें। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कर डाला। क्या किया, पहले टाइमलाइन प्रिपेयर की, पहले क्वेश्चन को पढ़ा, वी हैव रेड द क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज दिस क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद हम आगे चले। x इज इक्वल टू $2,000 अपॉन .10 एंड व्हेन आई से x इज इक्वल टू $20,000। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया बेटे। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुका हूं। आइए जी, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। व्हाट इज IRR ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब सीधा ही वो कहता है IRR निकालो। अच्छा IRR निकालो, अगर परपीचुटी है तो और जल्दी निकल जाएगा। कैसे, इनफ्लोस अपॉन आउटफ्लोस इनटू 100। व्हाट इज द IRR ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट कॉस्ट 20,000 एंड जनरेट 1,600। ये तो हो भी गया बेटे इनडेफिनेटली, इसका मतलब परपीचुटी है, तो 1,600 अपॉन 20,000 इंटू 100 विल बी इक्वल टू IRR ऑफ परपीचुटी। मुश्किल कुछ है ही नहीं। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 18 में। अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद अ 3-year लाइफ। एक कंपनी एक प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रही है और 3 साल की लाइफ है जी। ये देखो जी 3 years लाइफ। कॉस्ट ऑफ द मशीन, वो कहता है जी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए अब एक मशीन चाहिए और उसमें खर्चा कितना आएगा, $1,00,000 का। अच्छा आपको पता है कैपिटल एसेट में हमें डेप्रिसिएशन मिलता है, बट डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्सपेंस फॉर अ फाइनेंस मैनेजर फॉर अ कैपिटल बेटिंग डिसीजन। डेप्रिसिएशन इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 में मैं बताऊंगा कि हाउ वी विल एंजॉय टैक्स शील्ड ऑन दिस। अभी नहीं बता रहा, अभी खाली आप ये बात को समझ लें दैट दिस इज द कैश आउटफ्लो, दिस इज डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्सपेंस। वो कहता है जी 3 साल में 20,000 पर एनम हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको पता है जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो मशीनरी खराब हो जाएगी। जब वो मशीनरी खराब हो जाएगी तो हम उसको कबाड़ी वाले को बेच देंगे, कबाड़ी वाला हमें कुछ पैसे देगा, उसका नाम है स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 40,000। एनुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, एनुअल कॉस्ट ऑफ लेबर $20,000 है। एनुअल चार्ज फॉर फोरमैन 10% अपोर्शनमेंट है 5,000। अच्छा आपको पता है कि हम जब कैश इनफ्लोस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और ऑल्सो अपोर्शनड कॉस्ट को जो जनरल ओवरहेड्स हैं दैट इज ऑल्सो नॉट relevant. It means we have already discussed what I mean by irrelevant. तो irrelevant में general overheads, apportion overheads को not to be considered। उसके बाद आ जी annual cost of component required। आपको कुछ components की ज़रूरत पड़ेगी और वो कितने हैं जी, components की कितनी cost है, component कितने हैं, component कितने हैं वगैरह जी 18,000 रुपये। annual net revenue of the machine $80,000। cost of capital 20%। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन। आपको इट मीन्स आपको एनपीवी निकालना है। हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स बनाई है, देखिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, और कोशिश करने के बाद ही चीज़ें समझ आएंगी, है ना। तो पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, फिर मैं इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करूंगा, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है यार। पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ लें प्लीज़। मैं आ गया जी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 18 में। मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर की। मैंने कहा जी T0 में मेरे को एक मशीनरी चाहिए, एक मशीनरी चाहिए, और उस मशीनरी की कॉस्ट आएगी $1,00,000, और इससे 3 साल 20,000 की डेप्रिसिएशन मेरे को मिलती रहेगी, बट 20,000 इज अ नॉन कैश एक्सपेंस फॉर अ फाइनेंस मैनेजर, इट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड। F9 में हम इसको कंसिडर करेंगे, बट उसमें भी टैक्स सेविंग देंगे, वो तब की बात है, अभी छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए। स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ी वाला आपको पैसे कितने देगा, $40,000। डायरेक्ट लेबर $20,000। एवरी ईयर यू विल बी इनकरिंग डायरेक्ट लेबर ऑफ $20,000। एनुअल चार्ज ऑफ फोरमैन, आप कुछ अपोर्शन करेंगे एक्सपेंसेस को,
मतलब फोरमैन कहीं और था, क्योंकि आप तो पता है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। कंपोनेंट आपको खरीदने पड़ेंगे $18,000 के, और रेवेन्यू कितना होगा $80,000। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ा और उसका एक वर्किंग नोट बनाया। इससे क्या हुआ, मेरे को क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल आ गया, मुझे पता चल गया क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं, कैसे है, और अब मैं एनपीवी निकाल सकता हूँ। और एनपीवी के लिए आपको मालूम ही है, वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज वी शुड नो कैश आउटफ्लोस। स्टेप नंबर 2 इज वी शुड नो व्हाट इज अ कैश इनफ्लो। एंड स्टेप नंबर 3 हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद कर लेंगे। तो आपको मैंने नोट नंबर 1 में यही लिखा है, आपका दिमाग में करना चाहिए ना, क्लिक होना चाहिए ना, दैट फ्रेंड्स वी हैव टू कैलकुलेट एनपीवी, सो इट इज बेटर इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट 3 स्टेप्स ऑफ एनपीवी। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट आउटफ्लोज, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट इनफ्लोज, एंड स्टेप नंबर 3 प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है सर, मैंने घड़े बनाए जान के, आपको समझाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, कि पहला घड़ा बनाया आउटफ्लो का। बेटे इस क्वेश्चन में अगर आप आउटफ्लो देखें तो $1,00,000 की है जो आपको मशीनरी की कॉस्ट इनकर करनी है, तो मैंने लिख दिया $1,00,000। फिर मैंने इनफ्लो लिखा। अच्छा, इनफ्लो को निकालने के बड़े सारे तरीके हैं। वैसे इनफ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो, मींस कैश प्रॉफिट। एक तो तरीका है कि अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, आप पूरे, अगर आप F2 को देखें तो दे हैव नॉट गिवन इन कैपिटल बाइटिंग एनी टैक्स रेट। F9 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर टैक्स रेट भी हो तो हम कैसे कंसिडर करते, तो इसलिए कंसेप्ट बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। बट आपके 99.99 केसेस में आपको कैश इनफ्लोज ऑलरेडी गिवन थी, है ना। तो वैसे एक अप्रोच हम यूज करेंगे F9 में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन वो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको टैक्स रेट नहीं दिया, तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट अप्रोच नंबर 2 से कैश प्रॉफिट। मतलब हम रेवेन्यू में से कैश कॉस्ट लेस कर देंगे तो कैश प्रॉफिट आ जाएगा, और वो आएगा कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया। अच्छा आप ये देखो, जी, इसमें इसमें आपको रेवेन्यू लेना है, रेवेन्यू लेंगे, ये नहीं लेंगे, मतलब फोरमैन की सैलरी भी नहीं लेंगे और डेप्रिसिएशन भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैश प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने कैश प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, रेवेन्यू लिखा 80,000, कंपोनेंट की कॉस्ट लिखी 18,000, लेबर की कॉस्ट लिखी 20,000, और मैंने कैश प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। दिस इज कैश प्रॉफिट, दिस इज नॉट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज नॉट प्रॉफिट एज पर IFRS, this is not profit as per US GAAP, but this is a cash profit. I have only included the cash item, so 42,000 आपका कैश प्रॉफिट हो गया। बस दोस्त, अब क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी निकाल लेंगे, मैंने उसको भी बना के दिखाया है। अगर आप कैप्लन देखें तो आप घबरा जाएंगे, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड किया, एक्सप्लेन नहीं किया। बेटे 0 पीरियड में आउटफ्लो है $1,00,000 की, ये आपको मिल गई। लाइफ 3 साल है तो इसलिए मैंने लिखा 1 से 3, और इक्वल है इसलिए मैंने एन्युटी यूज किया। तो 1 से 3 एन्युटी 42,000 रुपये अभी भी कैलकुलेट किया, 20% पे मैंने ये रेट निकाला, और इसको निकालने का तरीका भी पता है और आपको टेबल वैल्यूज भी पता है। बट बेटा थर्ड ईयर में यहां पर टर्मिनल कैश इनफ्लो भी मिलेगा, जो आज तक आपने नहीं देखा। टर्मिनल कैश इनफ्लो का मतलब है कि जब मशीनरी को आप कबाड़ी वाले को बेचोगे, उसकी टर्मिनेशन के समय, उसकी मौत के समय, तो जो पैसे आपको मिलेंगे, जैसे हाथी को बेचे तो मरने के बाद उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके दांतों की वैल्यू होती है, बड़ी सारी चीज़ों की और वैल्यू होती है, तो उसको हम जनरली बोलते हैं दैट दिस इज स्क्रैप वैल्यू, टर्मिनल कैश इनफ्लो। F9 में बताएंगे डिटेल में, है ना। तो 40,000 रुपये वो भी मिलने वाले हैं। अच्छा वो तो एक ही बार मिलेंगे, तो थर्ड ईयर लिखा मैंने, यहाँ पे एन्युटी नहीं लिखा। बेटे 1 to 3 का मतलब है 1 ईयर में भी मिलेंगे, सेकेंड ईयर में भी मिलेंगे, थर्ड ईयर में मिलेंगे। इट मीन्स जो आपके कैश प्रॉफिट्स होंगे फर्स्ट ईयर में भी होंगे, सेकेंड ईयर में भी होंगे, थर्ड ईयर में भी होंगे, बट स्क्रैप वैल्यू विल ओनली बी इन द थर्ड ईयर। तो देखो मैंने खाली थर्ड लिखा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है जी, मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, आंसर दिया हुआ है, फिर भी मैं क्यों करा रहा हूं कि आपके माइंड में हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको मैं सबको सॉल्व करूंगा। आइए सर, मैं भूपेश आनंद आगे एक बार दोबारा से चलूं, और 1-2 क्वेश्चन रह गए उसको देख लेते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 19। A project has a normal pattern of cash flows. Initial outflow followed by several years of inflows. Identify what would be the effect of an increase in the company's cost of capital on the IRR and its discounted payback period. बेटे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैंने discounted payback period बताया हुआ है,
नॉर्मल पे बैक पीरियड भी बताया था, मतलब अनडिस्काउंटेड भी बताया था। IRR के लेक्चर 8 और 9 लिया है, आराम से उसको करेंगे, हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है, लंबा है। जो सब चमकता है वो सोना थोड़ी होता है। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं क्या उससे घबरा जाना चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, हम इसमें टाइम लगाएंगे। और लेक्चर 11 धीरे 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 हमारे साथ कंप्लीट होता जा रहा है। और धीरे धीरे देखिए चैप्टर 11 कैपिटल बेटिंग हमारे हाथों से बिल्कुल जाता जा रहा है। और चैप्टर 11 खत्म होने के बाद हमारा 70% सिलेबस हो गया बेटा। ठीक है जी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन इन्वेस्टिंग इन अ न्यू मिक्सिंग मशीन। वो कह रहा है जी एक कंपनी है जो नई मिक्सिंग मशीन में इन्वेस्ट करने का सोच रही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। द एक्सपेक्टेड क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द न्यू मिक्सिंग मशीन आर एज फॉलोज। मशीन विल कॉस्ट $30,000 टू परचेज। इस मशीन में $30,000 लग जाएंगे खरीदने के लिए। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन विल बी 20% ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे 20% लगेगी। सेल्स आर प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ऑन द करंट प्रेडिक्टेड सेल्स, मतलब फॉर नेक्स्ट 5 years, एंड द करंट प्रेडिक्टेड सेल्स इज 20,000, 22,000, 23,000, 25,000 एंड 28,000। पढ़ लें पहले। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आर करेंटली 1,200 per annum. This will increase by this in the first year, but will then drop to $1,000 in the subsequent years. Operating cost will reduced from current level of 15,000 to 10,000. The following information is relevant to the decision. The payback period will be 4 years and 1 month. The company's policy is for a project to pay back within 5 years. The net present value is this, the IRR is this. You are required to calculate and state the relevant value of cash flows. बेटे मैंने लेक्चर नंबर 2 में या 3 में या 3 कुछ भी था, बिगिनिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया था व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट कैश फ्लोज एंड व्हाट आई मीन बाय इररेलेवेंट कैश फ्लोज. And a zero should this, a zero should indicate where there is no relevant value. Use this to indicate outflow of the cash. आराम से। मैं चाहता हूँ बेटे आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें, आंसर तो वैसे भी है ही, तो आंसर झटपट करना क्या समझदारी है, या क्वेश्चन को ईमानदारी से पहले एक बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है? पढ़िए क्वेश्चन को। अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ न्यू मिक्सिंग मशीन. द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द न्यू मिक्सिंग मशीन इज द मशीन विल कॉस्ट $30,000 टू बाय. Depreciation will be charged at the rate of 20%. Sales are predicted to increase by 10%. मतलब जितनी करंट लेवल पे है उससे 10% सेल्स आपकी आने वाले 5 सालों में बढ़ जाएगी. ठीक है सर। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 1,200 रुपये की है, पहले साल बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी. ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, इतनी हो जाएगी. इट मीन्स अगर आप ये मशीनरी ले लेते हैं तो पहले के मुकाबले ये हो जाएगा. इट मीन्स द रेलेवेंट विल बी, जो पहले हो रही थी और जो अब है उन दोनों का डिफरेंस. आप बताइए, मैं पहले से ये काम कर रहा था बट हाँ इस मशीनरी के बाद अब ये होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब इस मशीनरी की वजह से कितना हुआ, दैट इज रेलेवेंट. इसका मतलब पहले कितना हुआ अभी कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस इज रेलेवेंट. समझ आ रही है बात? तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. फर्स्ट क्या टेबल देख रहे हैं, वह जी परचेज कॉस्ट बताइए कितनी होगी. अच्छा जी, परचेज कॉस्ट जो होगी मैं ये समझता हूँ $30,000 की होगी और वो जीरो पीरियड में खर्च करनी पड़ेगी. यू हैव टू इनकर ऑलवेज इन द जीरो पीरियड. तो मैंने लिख दिया जी $30,000 डैश 0 0 0 0 0. अच्छा, डेप्रिसिएशन कितनी है? 20%. तो 6,000 6,000 6,000 6,000 और 6,000. अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि वो कह रहा है क्या रेलेवेंट है, वी हैव टू राइट डाउन ओनली रेलेवेंट. तो बेटे डेप्रिसिएशन इज इररेलेवेंट. तो डेप्रिसिएशन में मैंने गलत कर दिया जी, डेप्रिसिएशन तो लिखना ही नहीं है, मैंने जान के लिखा कि आपको समझाऊं. डेप्रिसिएशन 0 0 0 0 कहता है. अगर वो कैश फ्लोज रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको 0 0 0 कर दीजिए. ठीक है सर. सेल्स रेवेन्यू आप बताइए जी, सेल्स पहले कितना होता था? पहले होता था 20,000, है ना, 10% बढ़ जाएगा. तो आप बताइए कितना बढ़ जाएगा? तो 2,000 हो गया. बिकॉज
$20,000 तो पहले ही हो रही है, तो अब 10% बढ़ जाएगा तो 22,000 हो जाएगी। इसका मतलब रेलेवेंट कैश फ्लोज कितनी है, बढ़ कितनी गई, 2,000 डिफरेंशियल। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए 10% ऑफ द करंट प्रोजेक्टेड वैल्यूज ईयर टू की करंट प्रोजेक्टेड वैल्यू 22,000, तो इसका 10% कितना हुआ, 2,200, 2,200। सिमिलरली फॉर ईयर थ्री 23,000 to 2,300, and similarly 25,000 to 2,500, and 2,800। आराम से। मैंने कहा ना आप मेरे या मैं आपका हूं, तो जल्दी किस बात की यार, एक लेक्चर ज़्यादा लग गया, मैंने जान के लेक्चर नंबर 11 भी ले लिया कि आपको और ज़्यादा समझ है। A to Z इलस्ट्रेशंस, उसके फ्लो चार्ट, उसके टेस्ट, सब कुछ बताया है। नो डाउट कुछ वीडियोस मैंने दूसरे कोर्सेज से कट पेस्ट किए, बट उसमें भी आप ही का बेनिफिट था क्योंकि उसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन गिवन है। ट्रेनिंग कॉस्ट बताइए जी, ट्रेनिंग कॉस्ट पहले थी 1,200 की, और पहले फर्स्ट ईयर में हो जाएगी 1,400, तो 200 बढ़ गई, और फिर 1,000 आ जाएगी, तो 200 बढ़ गई, और फिर 200 का बेनिफिट हो जाएगा। मतलब 200 ये कॉस्ट है, ये आपको 200 का एक तरह का रेवेन्यू मिल गया। दीज आर द रेलेवेंट। आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल आपकी थोड़ी सी कोशिश अगर आप करते हैं तो काम चल जाएगा। रेलेवेंट का मतलब है कि जो कॉस्ट या जो दोज कैश फ्लोज विच आई हैव टू कंसिडर व्हाइल टेकिंग डिसीजन मेकिंग एज अ फाइनेंस मैनेजर। बेटे चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिलने वाले हैं, फिर चैप्टर नंबर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मिलने वाले हैं। उसके बाद तो 3-4 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, डाटा इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिटिक्स, फोरकास्टिंग। ऐसा समझ लीजिए कि F2 हो ही चुका है, 80% आपके हाथ में आ चुका है चैप्टर नंबर 11 के बाद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।